हाँ, मुझे थोड़ा सा सीक्वेंसिंग अपनी गड़बड़ हो गई, तो मुझे एक बार चेक करने दो। पॉइंट चार्ज का अपन ने कर लिए थे ना, ये सारे पोटेंशियल्स वगैरह ना। ठीक है। हाँ जी। बढ़े आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है। करें शुरू? आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। सारी दुनिया गर्मी में गंजी करवाती है, इसने सर्दी में गंजा करा है। मतलब क्या क्या इसको लगा है? डेंड्रफ हो गया तो अच्छा। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात। तो अगर आप अगर बाल साफ करवा ले तो बाल नहीं झड़ेंगे यूं? अच्छा, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कौन सी बात होती है? ये बताए खुद को बेवकूफ बनाने वाली चीजें। अलग अलग तरह के बेवकूफ दुनिया में होते हैं ना, उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक लोग नहीं होते जो अपनी घड़ी को 15 मिनट आगे रखते हैं, वो शुद्ध। ऐसे लोग देखोगे ना तुमने। मतलब ये वो लोग लोग तो दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, खुद को बेवकूफ बनाते हैं। इनसे अगर पूछ लो आपकी घड़ी 15 मिनट आगे क्यों है, कि साहब मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ। तो आपको नहीं पता वो 15 मिनट आगे? आपको पता है कि ये 15 मिनट आगे है, अभी टाइम नहीं हुआ, तो आप क्यों जाओगे? मान लीजिए कहीं ऐसी घड़ी लगी हुई जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, तब तो समझ में आती है कि यार वो 15 मिनट आगे है तो आप टाइम पे नहीं। पर जब आपको पता है कि मैंने ही अपने हाथ से इसको 15 मिनट आगे किया है। चलो खैर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फेरिकल कंडक्टर। देखो, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए सारा का सारा चार्ज कहां माना जाता है? सेंटर पे। तो यहां पोटेंशियल क्या बनेगा बताइए? वी आउट। बताओ ना यार, क्या बनाया? के क्यू बाई स्मॉल आर ना। सरफेस के लिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो V एट बी दैट बिकम्स इक्वल टू V एट सरफेस बिकम्स इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन R ना। अब अंदर बताइए, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? बोलो भाई। तो हम ऐसे बोलेंगे E इन इक्वल टू क्या है? जीरो। जीरो इक्वल टू क्या होगा? माइनस डीवी बाय डी आर। तो यहां से डीवी की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना इधर, तो डीवी जीरो मिल गया। डीवी क्या है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू क्या है? तो वी फाइनल बराबर क्या आ गया? वी इनिशियल। इसका मतलब वी क्या हो गया? कांस्टेंट। नहीं समझ में आई बात? मतलब अंदर वाले सभी पॉइंट पर वी कांस्टेंट होगा इंक्लूडिंग सरफेस। एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल द कंडक्टर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर all conductors whole volume of conductor including surface, including surface is constant. For all conductor whole volume of the conductor। क्या बकवास किया मैंने? मैं कहीं और था बेसिकली। अरे यार, शिट। हैं? हम कहाँ हो सकते हैं? मतलब मैं ये सोच रहा था कि
अभी एक मैंने प्लान बना रखा है, तो उसको कब से फॉलो करना है, मतलब ऑनेस्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तुम्हारे बेच के लिए और मास्टर प्रो वन के लिए एक प्लान बनाया है। प्लान ये होगा कि मैं वीकली आपका जितना सिलेबस हो चुका है, जितने चैप्टर तुम्हारे हो चुके हैं, उन चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पर डे अपलोड करूंगा, और वीकली हम उसका 50 सवालों का टेस्ट रखेंगे। वो टेस्ट आप अपने लेवल पे दोगे, मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, उसका टाइम फिक्स होगा। हेलो, उस टाइम पे आप सब टेस्ट दोगे, ठीक है। उसके बाद उसका सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि हमारा फिजिक्स का जो अपन जिसको प्रिपरेशन बोलते हैं, मतलब पार्ट बाय पार्ट, वो अभी से स्टार्ट हो जाए, और जनवरी मिड तक जाते जाते एक बार पूरा सिलेबस हमारी नज़र से ठीक से निकल जाए। तो जब आपका मेजर टेस्ट स्टार्ट होगा, उससे पहले पहले आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जानी चाहिए। तो वो मैं कर रहा था, तो बेसिकली वो कहाँ मेरे दिमाग में चल रहा था उसको। खैर, फॉर ऑल कंडक्टर्स होल वॉल्यूम, होल क्या है यार, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल इंक्लूडिंग, हाँ, इंक्लूडिंग सरफेस। आई बात समझ में? तो कंडक्टर का सरफेस को इंक्लूड करके पूरा का पूरा वॉल्यूम होता है, वो इक्वी पोटेंशियल होता है, मतलब सब जगह वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होता है। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए, आप वापस यहां आ जाइए। क्या यहां जो चार्ज होगा वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो यार क्यू की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर ना। अरे सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर है ना। चलिए, के की वैल्यू क्या पुट करनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ना। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करो, क्या मिला? सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर ना। ये आपको इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी बाहर वाले पॉइंट पोटेंशियल मिल गया। अगर मैं यहां बात करूंगा, आप मुझे बताइए स्मॉल r इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही पोटेंशियल अंदर भी होगा ना। तो बोलो भाई, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें समझ में आती है। देखो एक बात बताओ, क्या ये जो v है, सरफेस से अंदर वाले सभी पॉइंट्स पर कांस्टेंट है? क्या एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट पैरामीटर है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सिग्मा r इक्वल टू कांस्टेंट? अरे यार v कांस्टेंट है ना, सरफेस के सभी पॉइंट्स पर v कांस्टेंट है ना। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट ना। तो क्या सिग्मा इंटू आर कांस्टेंट मिलेगा? तो आप मुझे बताइए, क्या यहां से मैं इसे बात कर सकता हूं, सिग्मा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर? क्या समझ में आया? ना ना ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए डेरिवेशन किया था, बट दिस इज अ वैल्यू फॉर ऑल द कंडक्टर्स ना। अगर ये सभी कंडक्टर्स के लिए वैल्यू, सभी कंडक्टर के तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है यार। तो सभी कंडक्टर्स के अंदर वाले पॉइंट्स पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो डेफिनेटली सभी कंडक्टर्स के सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, यूनिफॉर्म, एक जैसा होगा। अगर सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो हर तरह कंडक्टर के लिए ये रिलेशन वैलिड होगा। नहीं समझ में आई बात? होगा रे, अब समझना इसको, ये कर लिया कॉपी पूरा, इसको जल्दी बनाओ पहले। जल्दी जल्दी कॉपी कर लेना, ये वाला सेक्शन खत्म करना है आज अपन को। हो गया? किसको मारा तूने? गिर गई तो जमीन को मारा? सामने वाले ने तेरे को मारा? हाँ, तू कहीं से लग रही है पिटाई खाने काबिल।
अच्छा तू किसी को नहीं मार सकती। हाँ जी। अरे वापस समझ लो यार, अभी गड़बड़ होगा, क्योंकि इसके बाद का कंसेप्ट जो मैं ले रहा हूँ वहाँ थोड़ा परेशान हो जाओगे तुम। जरा सुनो ध्यान से। एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाया है, उसको चार्ज क्यू दिया है। बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। बोलो भाई। क्यू बराबर सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कंडक्टर की सरफेस पे ही चार्ज रेजाइड करता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइंड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। कहानी क्लियर। अब सुनिए, हमने यहाँ क्यू की वैल्यू यहां से पुट कर दी, समझ में आ गई बात। और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल हो, क्या मिल जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। इस वाले पॉइंट को सरफेस पे लेके आ जाऊंगा तो स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर, द रिलेशन बिकम्स के क्यू बाई कैपिटल आर। कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पुट कर दूंगा तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा ना। तो जैसे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट करूंगा, एक आर कैंसिल हो, क्या देगा, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने लिखा है यहां, ये पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है सभी पॉइंट्स पर? तो अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डीवी बाई डी आर की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तो डीवी क्या मिलेगा, जीरो। अगर डीवी मतलब चेंज अगर जीरो है तो वी कांस्टेंट होगा। तो हमने कहा कि डीवी की वैल्यू होती है वी फाइनल माइनस दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो वी फाइनल बिकम्स इक्वल टू, दैट मींस वी विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर इंक्लूडिंग द सरफेस। मतलब कंडक्टर की सरफेस को इंक्लूड करते हुए उसका पूरा वॉल्यूम इक्वी पोटेंशियल होता है। क्या होता है, एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल विल बी सेम। कहानी क्लियर। अब सुनिए ध्यान से। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यार सरफेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम रहेगा और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, सरफेस के लिए ये भी कांस्टेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो v इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या मिलेगा, कांस्टेंट। मतलब सिग्मा और r का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कांस्टेंट। मतलब सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब सुनिए ध्यान से। अगर मैं आपसे कहता हूं फोर कंडक्टर्स सिग्मा r इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। ध्यान से समझना। तो सिग्मा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर। अब सुनिए, मान लीजिए मेरे पास कंडक्टर है, सपोज वी हैव अ कंडक्टर लाइक दिस। ऐसा कोई कंडक्टर था रेंडम शेप का। अगर मैं, सुन लो अभी, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सवाल आते हैं। अगर मैं इसको चार्ज देता हूं, चार्ज देना शुरू करता हूं, क्या ये चार्ज जो है इसकी सरफेस पे कुछ इस तरह से रेजाइड करेगा कि जहां रेडियस कम होगा, सुनना ध्यान से, जहां रेडियस, वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी। यार बताइए, यहां का रेडियस तो बहुत छोटा बनेगा ना। यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं यहां सेंटर लाई करेगा। यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूंगा तो सेंटर यहां लाई करेगा, और यहां का रेडियस और बड़ा होगा ना। आप मुझे बताइए, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। बताइए सबसे बड़ा रेडियस कहां पर है, तो आर सी सबसे बड़ा, देन आर बी, देन आर ए ना। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिग्मा सी सबसे, देन सिग्मा बी, देन सिग्मा ए ना। तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहां आएगी। तो अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो ये चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जहां पर रेडियस ज्यादा है वहां चार्ज डेंसिटी कम आएगी, जहां रेडियस कम है वहां चार्ज डेंसिटी। तो जैसे जैसे आप ऐसे जाओगे, जैसे ही आप यहां आए इस शार्प एज पे, चार्ज इस तरह से आएगा। हेलो, कुछ समझ में आया आपके बात। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप मुझे बताइए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगर इरेगुलर शेप का कंडक्टर है तो जो शार्प एज होगा वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा। फिर से याद करो, क्या कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बोलो यार। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ, या ज्यादा बेहतर है एट नहीं बोल करके हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर सरफेस ऑफ कंडक्टर की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बार बताइए, पीछे आ जाइए वापस। ये जो कंडक्टर है क्या सब जगह सेम है, बोलो ना यार। सब जगह रेडियस सेम तो सब जगह चार्ज डेंसिटी सेम। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली, लेकिन यहां की दुनिया अलग होगी ना। आप मुझे बताइए, क्या यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत क्राउडेड होगा ना, लाइक दिस। बोलो भाई, समझ में आ गई बात। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर दूर होगा,
होगा ना भैया, यहाँ थोड़ा सा पास होगा उसके कंपैरिजन में। इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस मिलेंगी। सबसे क्राउडेड फील्ड लाइंस कहां होंगी, जहां चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब समझिएगा ध्यान से, क्या मैं 1 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर को 1 कूलम चार्ज दे सकता हूं, या मैं 1 मीटर रेडियस के स्फीयर को 1 कूलम चार्ज दे सकता हूं? इज इट पॉसिबल टू गिव? सुनो ध्यान से, हर मीडियम की एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है। हर मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम। क्या बोलते हैं? उतना इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा भी ज्यादा करोगे तो वो मीडियम ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये कोई सिमेट्रिकल एटम है या मॉलिक्यूल है, ये इसका प्लस है और ये रिवॉल्विंग नेगेटिव चार्ज है। हेलो, ये सिमेट्रिकल एटम या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर मैं इसको उठा करके एक्सटर्नल फील्ड में रख दूंगा, कहां रख दूंगा? तो जैसे ही मैं इस किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा, वो एक्सटर्नल फील्ड ई जो है, ई एक्सटर्नल, वो क्या करेगा? क्या इसके पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? क्या नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट फोर्स लगाएगा? तो ये स्फेरिकल रहने के बजाय डिस्टोर्ट हो जाता है लाइक दिस। ये क्या है बताइए? प्लस। ये क्या है? माइनस। हेलो, अब इसका एक पोल क्या बन गया? पॉजिटिव। दूसरा पोल क्या बन गया? नाउ दिस बिकम्स डाइपोल। क्या बन गया? और डाइपोल फॉर्मेशन के फिनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? तो जब आप किसी भी मीडियम को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डाइपोल्स में। समझ में आ गई बात? और डाइपोल फॉर्मेशन के फिनोमेना क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या इस पे फोर्स क्यू ई इधर लग रहा होगा? क्या नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट लगेगा क्यू ई? व्हाट हैपन इफ वी इंक्रीज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर इसको बढ़ाता हूं तो ये खींचेगा ना? बोलो ना यार। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करने की कैपेसिटी, आप खींच रहे हो, एक कंडीशन तो आएगी जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। समझ में आई बात? और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम। मतलब किसी भी मीडियम के मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। हवा के लिए ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। कितना होता है? सुनना ध्यान से, एयर मॉलिक्यूल्स breaks in positive and negative ions at E equals to 3 × 10⁶ volt per meter. This is what? Breakdown strength of air. आई बात समझ में? अब बात को समझना ध्यान से, अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे। एक काम करते हैं, मैंने इसको चार्ज देना शुरू किया, चार्ज सरफेस पे आना शुरू करेगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे सरफेस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहां बढ़ेगी? अब सुनना ध्यान से, अब सबसे काम की फिनोमेना आएगी। तो मान लीजिए आपका ये जो कंडक्टर ये हवा में रखा हुआ है, तो इसके सराउंडिंग में हवा के मॉलिक्यूल होंगे, तो मैं अपनी मर्जी का चार्ज थोड़ी दे सकता हूं इसको। बात को समझने की कोशिश करना। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें पानी भरना है। कितना पानी भर दोगे? कि साहब जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना पानी भर सकता हूं। अरे उस वॉल्यूम से ज्यादा पानी डालूंगा तो ओवरफ्लो कर जाएगा ना, पानी ऊपर से लीकेज हो जाएगा। उसकी मैक्सिमम वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है। उसी तरीके से किसी भी सब्सटेंस की जो मीडियम है, उस मीडियम के नेचर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। आप अपनी मर्जी का चार्ज नहीं दे सकते, अदरवाइज चार्ज लीकेज हो जाएगा। नाउ हाउ चार्ज इज लीकेज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए ये शार्प एज था, हमने चार्ज देना शुरू किया, तो यहां जो हवा का मॉलिक्यूल था वो डिस्टोर्ट होगा। क्या ये प्लस और ये माइनस आएगा? फील्ड की डायरेक्शन में प्लस आता है ना? नहीं समझ में आई बात? अगर ये जो फील्ड है, जो यहां फील्ड आया, इसकी वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो गई, व्हाट हैपेंड? टूट जाएगा ना ये। और जैसे ही ये टूटेगा, मुझे एक बात बताइए, क्या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है? क्या पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा और नेगेटिव चार्ज फील्ड के? अब सुनिए ध्यान से, जैसे ही ये वाला चार्ज
यहां से चल के यहां आएगा और इस प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज गायब, और उसी वक्त आपको एक पॉजिटिव बाहर भागता हुआ दिख रहा है। यहां से एक पॉजिटिव गायब और पॉजिटिव जा रहा है, आप क्या बोलोगे? चार्ज इज लीकेज इन एनवायरमेंट। नहीं समझ में आई बात? चार्ज का क्या हुआ? लीकेज। द फिनोमेना इज कॉल्ड एज कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। लीकेज ऑफ द चार्ज फ्रॉम द शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड एज कोरोना डिस्चार्ज। जरा मुझे बताया, अभी वापस आते हैं हम अपनी जगह पे, कि जैसे ही ऐसा होगा, अभी हम इसकी बात कर लेंगे। बेसिकली व्हाट हैपेंड एट दिस, हम ऐसा समझ लें, सिर्फ इतना डायग्राम बना लेंगे कि यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये प्लस और ये माइनस, तो ये उधर भागेगा, ये इधर भागेगा। कहानी क्लियर? अरे बोलो ना यार। और ये अच्छा एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात है, 1 मोल ऑफ एयर कितने नंबर है मोलिक्यूल? एन है ना, 10⁻23। अरे बोलो ना यार। 1 ट्रिलियन में कितना नंबर होता है? 10⁻12। अरे बोलो ना यार। तो 10⁻12 इंटू 10⁻11 इज 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ एयर के अंदर 10⁻11 ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। नहीं समझ में आया? और ये मजाक नहीं है, आपने एक मॉलिक्यूल को तोड़ा है, इतनी सी जगह में ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हवा के। जब वो, अच्छा एक बात बताओ, अकेला मॉलिक्यूल थोड़ी टूटेगा, हर मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ उतनी ही है ना। जब वो एक साथ टूटते हैं तो तेजी से दूर भागेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत क्राउडेड एरिया था और वहां भगदड़ मच जाए तो उनमें कोलिजन होगी। अरे बोलो। जब वो टकराएंगे तो हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो होता क्या है, जब ये चार्ज, वेरी इंटरेस्टिंग, जब टकराते हैं आपस में तो हीट जनरेट होती है, और जब ये चार्ज बहुत तेजी से एक्सेलरेट होकर भागता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है। तो आपको लाइट निकलती हुई दिखती है। नहीं समझ में? स्पार्किंग। क्या? स्पार्किंग। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी होगी और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी होगी। अगर ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही है तो सर्दी के दिनों में ब्लैंकेट में उंगली चलाओ तो चट 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 होता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल बात करो तो आसमान से बिजली गिर रही है, वो भी लीकेज ऑफ द चार्ज था। और ब्लैंकेट के अंदर या स्वेटर के अंदर, कपड़ों के अंदर जब रबिंग से चमक पैदा होती है, वो भी लीकेज ऑफ द चार्ज ही है। अरे बोलो भैया, समझ में आ गई बात? तो हाउ चार्ज इज लीकेज फ्रॉम द शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर। बेसिकली उसके सराउंडिंग की जो एयर है वो पोलराइज हो जाती है और उसकी वजह से लीकेज होता है, उसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। फिनोमेना इज कॉल्ड इज व्हाट? कोरोना डिस्चार्ज। आई होप सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गई बात? पहले इसको बनाओ, फिर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। लिख फटाफट, हाथ की चिंता मत कर। हाथ दर्द कर रहा है तेरा? इतना झगड़ा करती है क्यों लोगों से? आ यार, अभी तो कहा किसी ने गिरा दिया, अब कह रही मैं गाड़ी से गिर गई। अच्छा तूने गाड़ी स्टार्ट की थी तभी सामने से आके उसको कोई बात नहीं। जल्दी से बना लो भाई। आ गया समझिए? हाँ जी।
बढ़े? अरे बढ़े क्या? अलग कहानी ना। ये चार्ज डेंसिटी, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक दिन अपन ने चर्चा की थी इस पे, शायद अगर याद होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डेंसिटी। चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। और चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी, वो सिर्फ स्फीयर के लिए डिफाइंड है। हाँ यस। बढ़े बढ़े, लिखिए ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ, लिखते चलना फटाफट। ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ लिखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, maximum value of electric field which can be tolerated by a medium, maximum value of electric field which can be tolerated by a medium called as breakdown strength of that medium. Maximum value of electric field which can be tolerated by a medium is called as breakdown strength of that medium. ठीक है, लिखो, if charge is given to a conductor of irregular shape, charge is given to a conductor of irregular shape, the maximum value of electric field exists, the maximum value of electric field exists at sharp edges of the conductor, the maximum value of electric field exists at sharp edges of the conductor. That's why air molecules, that's why air molecules in the surrounding of sharp edges, in the surrounding of sharp edges breaks into positive and negative ions, breaks into positive and negative ions, and leakage of the charge happens from the sharp edges, leakage of the charge happens from sharp edges, leakage of the charge happens from sharp edges. ठीक है, ये सारी कहानी आई होप क्लियर होगी। अब एक सिंपल जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, क्या मैं 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर को 1 कूलम चार्ज दे सकता हूं हवा में रख के? तो सुनिए ध्यान से, आप मुझे बताइए, कोई स्फीयर है मेरे पास, क्या है? स्फीयर। पहले काम करते हैं, अगर मैं इस स्फीयर को +1 कूलम चार्ज देना चाहता हूं, इसका रेडियस कितना हो कि मैं इसको 1 कूलम चार्ज दे दूं? कहां रखा हुआ है ये? एयर में। तो बताइए यहां ई मैक्सिमम कितना हो सकता है? ई मैक्सिमम हो सकता है 3 × 10⁶ ना, इक्वल टू 9 × 10⁹, हेलो, 1 KQ बाय आर स्क्वायर ना। नहीं समझ में आई बात? तो रिक्वायर्ड रेडियस कितना है आपका? आर बिकम्स इक्वल टू, ये कितना बचेगा? 10⁻, और ये भी 3 हो गया, तो 3 इंटू, सॉरी, आर स्क्वायर 3 × 10⁻3। हेलो, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 3000 ना, तो 10√3 ले ले, 10√30 ले ले। नहीं समझ में आई बात? तो आपको इतना, अब ये √30 5 से तो बड़ा ही होगा ना, तो ये मोर देन 50 मीटर हो गई। मोर देन 50 मीटर का मतलब है लगभग, आप 50 मीटर की बात कर रहे हो, 1 मीटर में 3.25 फीट के आसपास होता है।
आपकी जो बिल्डिंग है वाइब्रेंट की, ये 50 मीटर से ज्यादा हाइट की नहीं है। हेलो, इतना बड़ा स्फीयर कंडक्टिंग लोगे हवा में, तो आप उसको 1 कूलम चार्ज दे सकते हो। अगेन प्रूव द 1 कूलम चार्ज इज वेरी लार्ज चार्ज। नहीं समझ में आई बात? तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो आपसे पूछा जाए जनरली कि आप 1 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर को मैं हवा में रख के 1 कूलम चार्ज दे सकता हूं? नहीं दे सकता। अब जरा मुझे एक बात बताइए, सुनिए बात को ध्यान से। इसको मैंने 1 कूलम चार्ज दिया 1 मीटर के रेडियस के स्फीयर को, तो लीकेज हो जाएगा ना। इतना बड़ा स्फीयर चाहिए। जरा मुझे बताइए क्यों लीकेज हुआ? कि सब हवा के लिए ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इतनी थी। हम एक काम करते हैं, इस स्फीयर के सराउंडिंग में एक ऐसा मीडियम फिलअप कर दें जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता हो। नहीं समझ में आया? तो मैं इसको ज्यादा चार्ज दे सकता हूं ना फिर। अरे यार, तो आप मुझे बताइए, यहां से एक नई चीज निकल के आ रही है। क्या किसी भी बॉडी के चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करेगी उसके सराउंडिंग में मीडियम क्या है। इसीलिए जब आप कैपेसिटर बनाते हो और मीडियम इंसर्ट कर देते हो तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। नहीं समझ में आई बात? अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी है, मीडियम इंसर्ट कर दिया तो के टाइम्स ऑफ सी हो जाता है, तो बढ़ गया ना। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो जो मीडियम है अब वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर सकता है अपने पास, ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो याद रखिए, किसी भी बॉडी के या सिस्टम के चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसका शेप एंड साइज कितना है। यार नहीं समझ में आई बात? थोड़ा सराउंडिंग मीडियम क्या है। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए भाई। चलिए साहब, now we will talk about electric field intensity, sorry, electric potential due to the non conducting uniformly charged sphere. लिखो, electric potential due to non conducting uniformly charged sphere. Electric potential due to non conducting uniformly charged sphere. ध्यान से समझ लेना बेटा, ठीक है? So suppose this is the non conducting uniformly charged sphere. अरे भाई, पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्या है? प्लस। सुनिए ध्यान से, मतलब मैं प्लस कैसे बना रहा हूं उसको भी तुम देख रहे हो यार, ये तो साथ साथ बना लो भाई। उम्मीदों पे खरा उतरते हो तुम लोग, पता है। मुझे पक्का पता था कि सब लोग आराम से देख रहे सर प्लस कैसे बना रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये प्लस क्यू चार्ज गिवन है। अगेन हम बात करेंगे, मुझे बताइए क्या बाहर वाले पॉइंट्स के लिए पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे माना जाएगा? शाबाश। तो बताइए यहां पोटेंशियल ए पॉइंट पे कितना मिलेगा? वी आउट। बोलो ना यार। के क्यू बाय स्मॉल आर। नाउ व्हाट इज द क्यू हियर? ऐसे मत करो भाई, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब ना यार। तो हम क्या करेंगे, वापस वही क्रियाक्रम करेंगे, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ना, की वैल्यू पुट कर दे, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। आप क्या करेंगे, 4 पाई से 4 पाई को रवाना कर देंगे। तो बताइए की टर्म में, ये तो मिला मुझे के क्यू बाई स्मॉल आर। इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगा? रो r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r ना। 3 एप्सिलॉन नॉट r, तो ये बचा ऊपर r। कहानी के लिए चलिए सरफेस वाले पॉइंट की बात करते हैं। क्या v एट सरफेस जो होगा वो k क्यू बाई कैपिटल R होगा? तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पुट करते क्या मिल जाएगा? रो r² बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। हेलो, कहानी क्लियर? ठीक है, अब अंदर वाले पॉइंट की बात करते हैं।
एक्स डिस्टेंस पर। कोई बता सकता है वी इन क्या आएगा? याद करो मैंने क्या बताया, के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस x², 2 के साथ 3, और पावर जो है ऊपर ज्यादा आएगी नीचे कम आएगी, क्यों? क्योंकि KQ/R होता है, तो नीचे पावर कम आएगी ऊपर पावर, नीचे पावर ज्यादा आएगी ऊपर पावर कम आएगी। कहानी क्लियर? डायमेंशन अगर देखोगे तो KQ/R आना चाहिए ना, तो ऊपर स्क्वायर और नीचे R³ होगा तभी तो 1/R आएगा। ठीक है, अब यहां बताइए अगर इसमें से हम बात करें, सेंटर पे आ जाइए, सेंटर वाला पॉइंट मान लीजिए O है, फॉर सेंटर, शाबाश, क्या x की वैल्यू 0 पुट कर दूं? x की वैल्यू 0 पुट करते क्या मिल गया? V एट सेंटर, V एट सेंटर क्या मिल गया? 3KQ/2R, that becomes equals to 3/2 times of V at surface ना। ये कहानी क्लियर? समाज सेवा में ऐसा ही होता है। ये एक ही फॉर्मूला है जिसमें याद करना पड़ेगा। अब एक इसका लॉजिक से हम लोग ना दो हम कंपैरिजन बात करेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। पहले इसको जल्दी से बना लो। हो गया? गुड। बढ़ जाए पक्का? सुनिए ध्यान से, ये जो मैं यहां लिख रहा हूं ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कॉपी करो, आप चाहो तो मत करो, समझना जरूरी है हमारे लिए। सुनो ध्यान से, यहां मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर, और यहां हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, ये तो है कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, स्फीयर प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, रेडियस आर है। यह है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कितना है इसका भी? प्लस क्यू, रेडियस आर है। अब जरा मुझे बताइए, ये इंफिनिटी है, क्या है ये? इंफिनिटी। यहां रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज मेरे पास, क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू। कहानी क्लियर? आप मुझे बताइए, यहां मैं कुछ पॉइंट्स लोकेट कर रहा हूं, एक पॉइंट बाहर है, एक पॉइंट सरफेस पे है, एक पॉइंट अंदर है। ठीक है, हमने 3 पॉइंट लोकेट कर दिए। ये O है, ये R, ये कैपिटल R और ये X। अब एक बात बताइए, इस चार्ज को यहां से लाके यहां रखा, इस पॉइंट पर कितना वर्क करना पड़ा? इनफाइनाइट से आर पे लाने में जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो दिस इज यू ना। ठीक है, यहां से यहां लाके रखा सरफेस पर, वर्क करना पड़ा KQ/Q कैपिटल R, और वही पोटेंशियल एनर्जी यहां की बनेगी। अब सुनिएगा ध्यान से, आप यहां से लेके आए यहां तक, सरफेस तक, क्या इतना वर्क करना पड़ा? क्या अंदर फील्ड होता है? जहां फील्ड नहीं है वहां फोर्स नहीं है, और जहां फोर्स नहीं वहां कोई वर्क, तो जितना वर्क यहां तक करना पड़ा उतना ही वर्क अंदर वाले किसी भी पॉइंट के लिए करना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आई बात? तो बताओ क्या वर्क डन जो होगा यहां से अंदर यहां आने का, वो सेम ही होगा, KQ/R ना। दिस इज यू एट एवरी पॉइंट इनसाइड, ये इनसाइड, ये सरफेस और ये आउटसाइड हो गया ना। अब वहां जाइए, फिर से बात कर लेते हैं एक बार यहां पर, ये हम आउटसाइड पॉइंट लेंगे, ये सरफेस वाला पॉइंट लेंगे, और ये कोई अंदर वाला पॉइंट ले लेंगे, इनसाइड पॉइंट। ठीक है, चलिए साहब, ये हमारा सेंटर है O, चार्ज हमने प्लस क्यू दे रखा है, इंफिनिटी से चार्ज को यहां लेके आया, वर्क डन क्या सेम होगा? KQ/Q/r इज इक्वल टू यू ना।
ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है ना, तो क्या यहां से यहां तक वर्क वापस से W इक्वल टू क्या होगा, के क्यू क्यू बाय कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू यू एट सरफेस ना। अब सुनिए ध्यान से, यहां से यहां तक तो जो वर्क इतना है, पर अंदर भी फील्ड होता है ना, कितना, के, ना के क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स, के क्यू बाय, हाँ, इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब, एक ही बात है ना। अब सुनना ध्यान से, यहां से हम जब यहां से यहां लेके आते हैं तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वेरी करता है। अरे यार, तो के क्यू क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, फिर जब यहां से अंदर जाऊंगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स डी एक्स। नहीं समझ में आया? नहीं आया, बहुत गरीब हो तो सुनो, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। सुनना ध्यान से, क्या के क्यू क्यू कांस्टेंट है? बोलो ना यार, बाहर ले लू, वन बाय आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय आर, लिमिट्स कहां से कहां तक लूंगा, इन्फिनिटी से आर ना। जब नेगेटिव साइन हो तो क्या लेते हैं, लोअर माइनस अपर, और पॉजिटिव हो तो अपर माइनस लोअर। नहीं समझ में आई बात? पर ये किसका वर्क होता है, एक्सटर्नल एजेंट का। क्या एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर होता है, तो क्या डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी आर होगा, तो क्या ये माइनस एफ डॉट डी आर लिखूंगा? बोलो ना भाई, तो ये माइनस आएगा क्या यहां पर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। बोलो, तो क्या मिल गया आपको रिजल्ट, के क्यू क्यू बाय स्मॉल आर। नहीं समझ में आया तो सुनिए ध्यान से, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस प्लस वर्क डन फ्रॉम सरफेस टू डिस्टेंस एक्स। बोलो ना यार, ये कितना, माइनस, बताओ, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से कैपिटल आर, सरफेस से गया ना, शाबाश, प्लस माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, आर से एक्स। हेलो, और ये क्रियाक्रम करने पर आपको क्या मिलता है, के क्यू क्यू अपॉन टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंदर वाले पॉइंट्स में मिलेगी ना पोटेंशियल एनर्जी इतनी, अभी तो लिखा था फॉर्मूला अपन ने। सो आपके दिमाग में एक विजिबिलिटी होनी चाहिए, सुन लो ध्यान से, कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो, इसलिए जितना वर्क सरफेस से करना पड़ा उतना ही वर्क अंदर वाले सब पॉइंट के लिए होगा ना भाई, तो सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी अंदर के बराबर हो गई। पर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में अंदर फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो सरफेस तक वर्क करूंगा, फिर सरफेस अंदर भी वर्क करूंगा ना, तो कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ेगा ना मुझे यार। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको कैपिटल क्यू चार्ज देता हूं पूरे वॉल्यूम के अंदर, तो बताइए यहां कोई चार्ज रख दो स्मॉल क्यू, कितनी एनर्जी बनेगी उसकी, 3/2 के क्यू क्यू बाई आर ना। यहां स्मॉल क्यू तो रखूं तो कितनी बनेगी, के क्यू क्यू बाई कैपिटल आर ना। तो यहां से यहां तक ले जाने में एडिशनल कितनी बनी, के क्यू क्यू बाई 2 आर। प्लस क्यू, सुनो ध्यान से, यहां मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, क्या है ये, पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बताइए यहां सेंटर पर यू इन क्या बनेगी, यू एट सेंटर 3/2 के क्यू क्यू बाई आर ना। तो क्या ये के क्यू क्यू बाई आर प्लस के क्यू क्यू बाई 2 आर है? कुछ समझ में आया? बोलो भाई, एक बात बताओ, जब आप इस चार्ज को इंफिनिटी से प्लस क्यू को यहां तक लेके आए, कितना वर्क करना पड़ा, के क्यू क्यू बाई कैपिटल आर ना। अब यहां से यहां तक लेके आए, कितना करना पड़ा, के क्यू क्यू बाई 2 आर ना।
नहीं समझ में आया। समझ में आया कुछ? द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेई मेंस। बड़ा तमीज से पूछा सवाल। नहीं समझ में आई बात? सवाल क्या कि इन्फिनिटी से सरफेस पे लाने में जितना वर्क करना पड़ा उसका 50% वर्क सरफेस से सेंटर के लिए भी करना पड़ता है। नहीं समझ में आई बात? उसका 50% वर्क सरफेस से सेंटर के लिए भी करना पड़ता है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। ये क्लियर होना चाहिए आपका कंसेप्ट। तो हमने ये जो पूरी नोटंकी की, हमें पता है यार यहां चार्ज रख दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी बनेगी, यहां सरफेस पर रखूंगा इतनी बनेगी, अंदर वाले पॉइंट पे सब जगह बराबर ही होगी सरफेस के बराबर, कंडक्टर में सारी कहानी खत्म हो गई। पर व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, आउटसाइड और सरफेस वाले पॉइंट बिहेव करेंगे एग्जैक्टली सेम ना। तो आप यहां लेके आए तो उतना ही बना जितना यहां बना था, सरफेस पे लेके आए उतना ही बना जितना यहां बना था। ठीक है, जब अंदर जाऊंगा तो भैया यहां से यहां तक भी वर्क करना पड़ा और यहां से यहां भी वर्क करना पड़ा। नहीं समझ में आई बात? और इसका दोनों के वर्क का रिजल्ट ही ये निकलता है। फिर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपको सेंटर में पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, सरफेस तो आपको ऑलरेडी पता है। नहीं समझ में आई बात? तो इनफाइनाइट से सरफेस तक कितना वर्क करना पड़ा और सरफेस से सेंटर तक कितना पड़ना पता लग जाएगा ना भाई। धन्यवाद। क्या? क्यू डॉट? समझा? हाँ वही तो है यार। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वी इंटू क्यू तो होगी। हाँ, इतना काहे को किया? ऐसे ही मतलब थोड़ा टाइम पास करना था। ये सारे सवाल आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं बेसिकली। ये आज आप अभी कोई भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो उसी वक्त आपने एक्सप्लेनेशन दिया होता है कंसेप्ट, इसलिए आपको बहुत क्लियर होती है, विजिबिलिटी बहुत क्लियर होती है कंसेप्ट की। नहीं समझ में आई बात? पर यही चीज आपसे 3 महीने बाद पूछी जाए कि नॉन कंडक्टिव मटेरियल में सरफेस से सेंटर तक जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो इनफिनिट सरफेस के वर्क का 50% होता है, तो आप सोच भी नहीं पाओगे हुआ क्या है। तो आपको ये डिस्कशन जरूरी होता है। अभी तो अपन ने इतनी बार बात कर ली कि वो एटलीस्ट वो जो जैसे बोलेगा ना, अब एक बार डिस्कशन हो जाता है ना तो विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। फिर वो जैसे जैसे बोल रहा है वो दिमाग में पिक्चर चलती है, हाँ ऐसा होता है, एंड यू विल एक्सेप्ट द कंसेप्ट एंड डेफिनेटली सोल्व द क्वेश्चन। समटाइम्स मेनी क्वेश्चंस आर इंफॉर्मेटिव, बहुत सिंपल होते हैं वो इंफॉर्मेटिव, पर आपने कभी उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं था, इसलिए आप एग्जाम में नहीं सोच पाते। बढ़ जाए आगे। अब एक सवाल लिखिए। पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, क्या कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल और अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है? ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड का क्या करना है? ये वाला? अब ये भी कर लिया तो ये भी कर ही लो। क्या? हाँ हाँ यही तो है वो, कोई बात नहीं। मैं भी ये सोच रहा था, पता है, एक ही चीज को 2 बार हाथों हाथ लिखो तो याद हो ही जाता है। बढ़ जाए। बोलो भैया। सवाल लिखो, सवाल लिखो, सवाल लिखो। लिखिए फटाफट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस equal to radius of the sphere, electric potential at the distance equal to
radius of the sphere from the surface is 10 volt. Electric potential equal to distance radius of the sphere from the surface equals to 10 volt. What will be potential at the distance r by 2 from the center? What will be potential at the distance r by 2 from center? किसी कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट. तो सेंटर से r by 2 पे कितना होगा? कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस कितना है इसका? r ले लिया. क्या ले लिया रेडियस? r. यहां से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहां पोटेंशियल 10 वोल्ट है. आपको यहां से r by 2 पर कोई पॉइंट है, यहां का v बताना है. Definitely. This is what basically kq by 2r. अरे सेंटर से 2r हो जाएगा ना राजा. और सरफेस पे कितना होगा? kq by r. तो v एट सरफेस इक्वल टू v इन होगा ना. और वो कितना होगा? kq by r. तो वो कितना होगा? 20 वोल्ट. नहीं समझ में आई बात. बेसिकली ये जो 10 वोल्ट है वो kq by 2r की वैल्यू दे रखी है. सरफेस से r है ना, तो सेंटर से तो 2r है. kq by 2r की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 10 वोल्ट. तो kq by r की वैल्यू क्या होगी? 20 वोल्ट. तो अंदर तो क्या होगा? 20 होगा ना, सरफेस के बराबर ही. अरे होगा नहीं होगा? पक्का ना? चलिए साहब एक सवाल का जवाब दीजिए. हेलो. दो बच्चे हैं, एक के पास 500 रुपीज, दूसरे के पास 1000 रुपीज. आपने दोनों को 1000 और दे दिया, तो उनकी जो मनी का डिफरेंस था पहले, वो बढ़ेगा या घटेगा? सेम रहेगा. धन्यवाद. ये बात समझ में आती है ना? तो अगला सवाल गलत नहीं होना चाहिए. हेलो. हाँ पहले समझ, कैरी के पहले पैसे दो आप. उसके बाद हम डिफरेंस काउंट करेंगे. देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. समझना पहले, फिर हम सवाल कर लेंगे आराम से. देखो होगा क्या, ये मेरे पास एक स्फीयर है, इसका जो रेडियस है, समझना, r1 है. कितना है रेडियस? r1. इसको चार्ज दिया मैंने q1. कितना चार्ज दिया? बताइए. इसका पोटेंशियल अगर v1 है तो v1 की वैल्यू क्या होगी? kq1 by r1 ना. ये कहानी क्लियर? अब मेरे पास एक दूसरा स्फीयर है, कंडक्टर. इसका जो रेडियस है वो r2 है. कितना है रेडियस? ठीक है. इसको मैंने प्लस q2 चार्ज दिया. नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर? kq2 by r2 ना. कहानी क्लियर? अगर मैं आपसे जानना चाहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 माइनस v2, विच इज डेल्टा v बेसिकली, क्या करोगे बताओ? k कॉमन ले लोगे. तो k को आपने कॉमन ले लिया. बताइए क्या मिलेगा? q1 by r1 माइनस q2 by r2. आई होप कहानी क्लियर हो गई. बोलो. क्लियर? ठीक है. ये इनका डिफरेंस है. हेलो. अब सुनिए ध्यान से, अभी कुछ नहीं करना है. अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक स्फीयर है और ये मेरे पास दूसरा स्फीयर है, जो कि नहीं है, मतलब दूसरा बना लेना अपन, ये खुद ही अच्छा नहीं बना गरीब. ये स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर था, और इसको यहां से उठाया, आजा भाई, और कॉन्सेंट्रेट कर दिया. चलिए अब समझना मेरी बात को ध्यान से. इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है. इसको चार्ज q1 दिया, इसको चार्ज q2 दिया. इसका पोटेंशियल v1 है, इसका पोटेंशियल v2 है. ध्यान से समझना. बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v1? खुद के चार्ज की वजह से कितना? kq1 by r1. उसकी वजह से kq2 by r2.
उसकी सरफेस के बराबर अंदर होगा ना। नहीं समझ में आई बात? तो एक बात बताइए, ये पोटेंशियल इसको किसने दिया? खुद के चार्ज ने। और ये किसने दिया? बाहर वाले ने। बाहर वाला बड़ा ईमानदार है, वो जितना खुद का होता है उतना ही दूसरे को दे रहा है। हेलो। अब हम बात करते हैं V2 की। खुद के चार्ज की वजह से कितना उसका? KQ2/R2। और इसके सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना? तो ये कितना देगा? KQ1/R2। तो इसका खुद के चार्ज की वजह से खुद के पास कितना था? KQ1/R1 ना। R1 छोटा है, R2 बड़ा है, तो इसने उसको कम दिया ना। नहीं समझ में आई बात? नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंस इन पोटेंशियल V1 माइनस V2, बताइए जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा? KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 माइनस KQ2/R2 माइनस KQ1/R2 ना। ये हुआ रवाना। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? KQ1 1/R1 माइनस 1/R2। हेलो, क्या समझ आया? क्या समझ में आया? Yes, absolutely perfect. The potential difference between two concentric spheres does not depend on charge of outer shell. तो अब आप बताओ मेरे को, जब उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है तो उसका चार्ज अगर मैं 2 गुना कर दूं तो इनका डिफरेंस सेम रहेगा। नहीं समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, नहीं आया। शांति बनाए रखें। हेलो। इसके पास 1000 रुपए हैं, इसके पास 500 रुपए हैं, डिफरेंस कितना? 5। अब आपने दोनों को 1000 दे दिए, डिफरेंस रिमेन्स। क्यों? बाहर वाले को जब कोई चार्ज दोगे तो जितना पोटेंशियल उसका बढ़ा उतना ही अंदर वाले का बढ़ाएगा। नहीं समझ में आया? तो डिफरेंस में कोई चेंज। पर एक बात क्लियर है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अंदर वाले चार्ज के प्रोपोर्शनल है। नहीं समझ में आया? अंदर वाले चार्ज के। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? तो अंदर वाले स्फीयर का चार्ज डबल कर दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल। बाहर वाले का चार्ज डबल कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज। लिखो नोट डाल के पहले। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन potential difference between two concentric between two concentric conducting shells does not depends on charge of does not depends on charge of outer shell, but this potential difference but this potential difference is proportional to charge of inner shell. This potential difference is proportional to charge of inner shell. देखो, ये जो, सुनो इधर ध्यान से, ये जो डेल्टा वी है ना, ये वाला डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू Q2 की पावर 0। Q2 की पावर 0 का मतलब डिपेंड नहीं, आप पावर डिपेंड नहीं कर रहा ना। एंड दिस डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू Q1 ना। नहीं समझ में आया? आया कुछ समझ? बोलो, बनाओ। बढ़ जाए।
बढ़ जाएं, नहीं बढ़े, हालांकि बढ़ना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अब डिस्कशन कभी खत्म नहीं है दुनिया, आगे की दुनिया डिस्कशन की, बस समझना है। कंसेप्ट ये है कि दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले के चार्ज पे डिपेंड, पर अंदर वाले के चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। कहानी क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, बाहर वाले का चार्ज बदल दूं, हेलो, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा? धन्यवाद। अगर मैं बाहर वाले को कोई चार्ज दूं ही ना, तो डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, शांति बनाए रखो ना भैया, इतना क्यों परेशान होते हो तुम लोग। एक बात बताओ, अगर मैं इसको चार्ज नहीं देता, अंदर वाले का पोटेंशियल कितना? के क्यू वन बाय, धन्यवाद। बाहर वाले का कितना? के क्यू वन बाय आर टू, डिफरेंस कितना? यार मतलब इतने जल्दी तुम कैसे बदल सकते हो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदल रहा तो मतलब आप सोचो कि अब कह रहा हूं कि बाहर वाले के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, जब नहीं करता तो उसको तू हटा दे, तो भी डिफरेंस में चेंज नहीं आएगा ना। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नहीं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई परिभाषा आएगी, रियल डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी तरह का जो फील्ड है ना, किसी भी तरह का फील्ड, फील्ड वो डोमेन या स्पेस होता है जहां एनर्जी स्टोर्ड रहती है। क्या रहती है? यहां फील्ड है क्या अर्थ का? तो इस फील्ड में कोई भी मास रखोगे तो उसके पास एमजीएच स्टोर हो जाएगी। अरे यार, नहीं समझ में आई बात। फील्ड क्या है? वो डोमेन जहां एनर्जी स्टोर रहती है। अब ये काम की चीज आएगी, अगले जो कंसेप्ट है सारे इज वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, समझना ध्यान से। ये कहानी क्लियर हो गई? अब मेरी बात को समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये कंडक्टर है, क्या है ये? कंडक्टर। इसको मैंने दे दिया चार्ज क्यू, इसका रेडियस है आर, बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? इसकी, कोई सराउंडिंग दूसरा चार्ज नहीं है। ओह माय गॉड, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, आप पहले ये बताओ। अगर मैं आपसे इतना पूछ लूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, होगी? दोगी? अब अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, सबर तो रखो बेटा जी, सबर रखा जाए, ऐसे नहीं चलते अपन ना। हमने इंफिनिटी से क्यू चार्ज लिया और लाके सरफेस को दे दिया, कितना चार्ज दे दिया? क्यू, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए इसका खुद का पोटेंशियल कितना? के क्यू बाई आर ना, यहां का पोटेंशियल कितना? तो इसका इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस यही है ना। अब अगर मैं डी क्यू चार्ज और लेके आऊं, कितना चार्ज? तो मुझे इनटू डी क्यू वर्क करना पड़ेगा ना। बोलो ना यार। और चार्ज में शुरुआत में चार्ज कितना था इसका, फिर कितना चार्ज किया, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, और यही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। हेलो, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। अभी रुक जाओ, तो जल्दी रहती है कॉपी करने की बस। मतलब क्या समझ में आया? कि किसी कंडक्टिंग स्फीयर की खुद की अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड दिस इज कॉल्ड ए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। अभी रुकिएगा ध्यान से, क्या आपने अपने जीवन काल में इसको कभी पढ़ा? अभी पहले बहुत पढ़ा है, बहुत, यस। आप मुझे एक बात बताइए,
जब हम किसी भी, शांति बनाए रखिएगा, कि रेडियस आर, किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो किसका चार्ज पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना। तो Q इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू V एंड C इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। ये कहानी क्लियर। एक बात बताइए, किसी, इस पे आ जाए वापस, आ जाए ना, धन्यवाद। अगर मैं आपसे पूछूं इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे C इक्वल टू Q अपॉन KQ बाई R, R बाई K। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? धन्यवाद। एक बात बताइए, इसकी एनर्जी कितनी है? टू आर, ये लिखा ना, ये तो एक ही तो बात है। नहीं समझ में आई बात? क्या Q इक्वल टू CV था? तमीज से लिखो, 1/2 इंटू K बाई R इंटू Q स्क्वायर, क्या लिखोगे? C स्क्वायर V स्क्वायर ना। और K बाई R क्या है? 1/C। तो दिस इज रवाना बाई दिस। नहीं समझ में आया? व्हाट इज दिस? हाफ CV स्क्वायर। कुछ समझ में आया? अभी समझिएगा ध्यान से। मैं यहां इस चर्चा को मैं क्यों कर रहा हूं? कैपेसिटेंस का कंसेप्ट सिखाने का सबसे बेस्ट स्पेस यही है। यहां कैपेसिटेंस कुछ है ही नहीं, सिंपल, आपको भी इतना आना चाहिए। किसी का भी कैपेसिटेंस निकालना है ना, C बराबर Q बाई V होता है। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? क्या होता है? अब बात को समझना ध्यान से। अभी अभी आपने कहा था कि साहब यहां आ जाइए आप। क्या ये दो, सुनना, बहुत 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 गजब की चीज है ये। एक बार यहां आइए और इसकी चर्चा कीजिए। अभी मैं पूछूंगा बार बार, ध्यान से सुन लेना। ये R1, ये R2, इसको दिया चार्ज प्लस Q, यहां कितना इंड्यूस होगा? माइनस Q। बाहर कितना इंड्यूस होगा? फिर बाहर वाले कर दिया अर्थिंग, तो पॉजिटिव पूरा कहां चला गया? धरती में। क्या ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट का सिस्टम बना? बना ना। इनका पोटेंशियल डिफरेंस पता है तुम्हें क्या होता है? वही तो होगा, के क्यू वन बाई R1 माइनस 1/R2 था ना? नहीं था ये? धन्यवाद। अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो तुम्हें सी पता है। क्या होता है बताओ? Q बाई V, मतलब के क्यू बाय, आ जाना भाई। हाँ, ये ऊपर क्या लिखूंगा मैं? Q बाई V की वैल्यू क्या लिखूंगा? के क्यू 1/R1 माइनस 1 बाय, क्या Q से Q, क्या K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C बिकम्स इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस, व्हाट इज दिस? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। नहीं समझ में आया? क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख लिया था, तो आप कैपेसिटेंस एक झटके में निकाल सकते हो। अभी बात को समझना ध्यान से। धरती गोल है, मुझे नजर, क्योंकि धरती बहुत बड़ी रेडियस का स्फीयर है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारी अर्थ स्फीयर है। अगर स्मूथ स्फीयर होता और अर्थ के ऊपर मैं, ये अपनी छत है ना, इस छत के बराबर हाइट का एक शेल बना दूं, कुछ समझ में आई बात? बोलो भाई। और धरती पे आप कार लेके निकल जाओ, तो धरती की छत आपको पैरेलल नजर आएगी या स्फेरिकल नजर आएगी? धन्यवाद। बदलना मत। क्या नजर आएगी? सुन, तुमने कहा पैरेलल नजर आएगी और ये पैरेलल होना चाहिए। एक बात बताइए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ थी। क्या थी? और जिसका रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। इसके ऊपर 10 फीट की छत बना दी ऐसी, बना दे। तो 6400 किलोमीटर प्लस 10 फीट इज अगेन 6400 किलोमीटर। बोलो ना गरीबों। तो क्या उसके लिए R1 R2 बराबर हो गया? तो आप कहोगे सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर लिख दूं। अरे R1 इज अप्रोक्सीमेटली बराबर R2 ना यार।
6400 किलोमीटर में 10 फीट जोड़कर तीर मार लोगे, पर वो 10 फीट है ना, तो ये R2 - R1 को 10 फीट को D मान लिया, चलेगा। 4 पाई R² होगा एरिया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सही कहा था तुमने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अरे यार, तुमने तो कहा था कि मुझे छत पैरेलल नजर आएगी, और वो पैरेलल नजर आएगी तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। हाँ ना, तो ये प्रूव हो गया ना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिहेव करेगी। हमने यहां ये नोटंकी क्यों की? क्योंकि जब हम कैपेसिटर पे आएंगे तो दिमाग में सेट होना चाहिए कि यार मुझे किसी का भी कैपेसिटेंस निकालना हो, मुझे आप एक बात बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बता दो, या तो मैं खुद निकाल लूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, मुझे फटाफट आंसर मिलेगा। कोई गड़बड़ नहीं है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 2 स्टेप में आंसर आता है, भूल भी जाओ। तो जहां भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना जान रहे हो, वहां आप कैपेसिटेंस निकालना भी जान रहे हो। आई होप समझ में आ गई होगी सारी सारी बात। ठीक है, तो ये अपन को चर्चा करनी थी, बस एक बार दोबारा समझाता हूं पूरा पूरा। क्या किसी कंडक्टर की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है? कितनी होती है? k⁴/2r। बात को समझना ध्यान से। अगर मैं इससे r डिस्टेंस पे या स्मॉल q रख दूं, तो इसकी खुद की कितनी बनी? इतनी। इन दोनों की कितनी बनी? k⁴q⁴/r। अगर इसको कहीं भी मूव करवाऊंगा तो इसके पेयर वाली बदलेगी, ये कभी चेंज, तो मैं वर्क डन में काम में नहीं लूंगा इसको, पर ये होती तो है। अरे यार, ये होती तो है। याद रखिए, किसी भी कंडक्टिंग की स्फीयर की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? k⁴/2r। समझ में आ गई बात? तो यहां लिखो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। क्या हमने वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला रिलेशन समझ लिया था? ये वाला ना, ये समझ लेना अच्छे से, ये क्लियर करना है। उसके बाद सिर्फ ये लिखना है, इस पे कोई चर्चा फिलहाल नहीं करनी है। बस हमें क्या करना है, k⁴/2r दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? k⁴/2r, वेरी क्लियर। ये येलो वाला लिखना है बस। हाँ, वो तुम्हारी चॉइस है, वो तुम्हारी चॉइस है, ये कंपलसरी है। अगर ये लिख लिया तो मैं बढ़ूं आगे, बढ़ूं भाई। धन्यवाद। अब समझना, एक सवाल छोटा सा, वॉट विल बी, फटाफट कॉपी कर लेना, वॉट विल बी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। ये मेरे पास एक स्फीयर है, r1 रेडियस का चार्ज दिया प्लस q1, इससे r डिस्टेंस पर दूसरा स्फीयर है, r2 रेडियस का चार्ज दिया प्लस q2। बताइए इसकी सेल्फ कितनी बनेगी? k⁴/2r1 ना, उसकी सेल्फ कितनी बनेगी? k⁴/2r2 ना। पेयर की कितनी बनेगी? k⁴q1 q2/r। दिस इज द u ऑफ सिस्टम। समझ में आ गई बात?
समझ में आ गई बात? दोनों की सेल्फ भी इंक्लूड होगी और पेयर की भी इंक्लूड होगी, ठीक है। तो सिस्टम की एनर्जी बनेगी के क्यू वन स्क्वायर बाई आर वन प्लस के क्यू टू स्क्वायर बाई आर टू प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई आर, पेयर की है ना, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं, ये आसान होते हैं हालांकि बहुत। देखिए ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है और ये भी एक स्फेरिकल शेल है, ये कॉमन सेंटर है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, और इसको हमने चार्ज दिया प्लस q1, इसको चार्ज दिया प्लस q2। नाउ वी हैव सम पॉइंट्स एट विच वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल। एक पॉइंट बाहर है यहां, ये r1 डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा ये मुझे बताना है। दूसरा पॉइंट यहां है, ये r2 डिस्टेंस पर है, यहां फील्ड क्या होगा और पोटेंशियल क्या होगा मुझे ये बताना है। एक पॉइंट यहां है r3 डिस्टेंस पर c, यहां फील्ड क्या होगा और पोटेंशियल क्या होगा। एक बहुत क्लियर बात कर लें, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए सारा सारा चार्ज, तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, तो सेंटर पे कितना चार्ज मानोगे? तो बताइए E एट ए क्या बनेगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय, शाबाश जल्दी बताओ, R1 स्क्वायर, बहुत बढ़िया। V एट ए क्या बनेगा? K Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R ना, अरे के क्यू बाई आर, शाबाश। अब बी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बताइए ई एट बी, क्या बाहर वाले की वजह से अंदर वाले पॉइंट फील्ड जीरो होता है? पर बी पॉइंट इसके तो बाहर है, तो सिर्फ इसका फील्ड होगा ना वहां पर, कितना? के क्यू वन बाई आर टू स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वी बी के साहब, इसकी वजह से यहां कितना होगा? के क्यू वन बाई आर टू ना, और इसकी वजह से इसके अंदर सरफेस के बराबर, तो के क्यू टू बाई कैपिटल आर टू। अरे यार नहीं समझ में आया। देखो इस पॉइंट पर इसका फील्ड क्या है? जीरो, तो यहां सिर्फ इसका फील्ड है, इसके तो बाहर है ना वो पॉइंट, जिसके अंदर उसका फील्ड जीरो है, और यहां पर बाहर वाले का पोटेंशियल सरफेस के बराबर, और इसका पोटेंशियल यहां के सेंटर से, इसका आउटसाइड पॉइंट है ना। कहानी क्लियर हो गई? चलिए बताइए ई एट सी क्या होगा? जीरो, वो तो दोनों के अंदर है ना भाई, तो यहां फील्ड इसकी वजह से भी जीरो और उसकी वजह से भी जीरो। पोटेंशियल यहां कितना होगा बताइए? वी एट सी अंदर वाले की वजह से के क्यू वन बाई कैपिटल आर वन प्लस के क्यू टू बाई कैपिटल आर टू। नहीं समझ आया? हाँ, के क्यू वन बाई आर टू क्यों? कंडक्टिंग स्फीयर है ना, हाँ तो उसके सरफेस पर होगा, बड़े वाले शेल की सरफेस पे जितना होगा उसके अंदर वाले सभी पॉइंट सरफेस के बराबर होगा। नहीं समझ में आई बात? तो क्या सी पॉइंट बड़े वाले के अंदर है, तो उसके सरफेस के बराबर होगा के क्यू टू बाई आर टू। क्या सी पॉइंट अंदर वाले के भी अंदर है, तो वो भी अपने सरफेस के बराबर ही देगा ना। बी पॉइंट इसके बाहर है पर उसके अंदर है, तो वो सरफेस के बराबर देगा, ये आउटसाइड पॉइंट मानेगा। नहीं समझ आया? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। पक्का ना? अभी सवाल करने अभी है हमारे पास 4-5 सवाल हो जाएंगे इससे आराम से, जल्दी जल्दी बना। चित्रकारी, तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। ये शेर मेरे दोस्त के पापा ने मेरी स्टडी टेबल के सामने लिखा था। आप बिलीव नहीं कर सकते, तुम छोटी 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 चीजों में रोने बैठ जाते हो, जरा सी प्रॉब्लम। खुद पढ़ता था, छोटे बहन भाई को भी पढ़ाना है तो ट्यूशन पढ़ा के पैसे घर पे भी भेजना होता था, कोचिंग की कोई सुविधा नहीं है, एक ट्यूशन की थी बस फिजिक्स की, और एक टेस्ट सीरीज की हुई थी। और रूम के नाम पर मैं पता है कभी रूम नहीं ढूंढता था, क्या किचन, क्योंकि जो ऐसे बिल्डिंग होती है बहुत सारी उसमें किचन कोई नहीं, खाली पड़ा होता है, बच्चों के स्टूडेंट के सब टिफिन आते हैं मेस पे खाना खाते हैं, तो किचन बहुत सस्ते में मिल जाता था, 300-350 रुपये महीने में मिलता था। मैं क्या करता था, किचन की जो रैक नहीं होती उस पर बिस्तर लगा लिया, उसमें ड्रॉ बनी होती है बहुत सारी, तुम उसमें किताबें जमा लो। सिंक वाला एरिया होता है, वो नीचे ओपन स्पेस होता है, वहां अपने घुटने आराम से चले जाएंगे, सिंक वाले एरिया पे आपने पटिया ढक लिया तो टेबल बन गई। नहीं समझ में आई बात?
तो मैं उसमें पढ़ता था। तो मेरा एक दोस्त था कमल पारेता, ही इज द सर्जन राइट नाउ, बेसिकली सर्जरी उसने ली, पीजी किया। तो उसके पापा जब वो आए तो वो मुझसे बायो पढ़ना आया करता था मेरे रूम पर। मेरी बायो बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है। तो मुझसे बायो पढ़ना था साइकिल से। तो उसके पापा आए हुए, तो उनका खुद का सरस्वती कॉलोनी में घर था। तो वो वहां रुके हुए थे कि मुझे मेरे दोस्त से बायो पढ़ने जाना है। बोले मैं भी चलूंगा। तो वे उन्होंने वहां से ऑटो किया, साइकिल बजे ऑटो से पहुंचे। तो जब तक मैं उसको बायो के बता रहा था तब तक वो बैठे बैठे सुन रहे थे। तो उसके रास्ते में वो बता रहा होगा ये ऐसे मतलब खुद ट्यूशन पढ़ाता है, खुद की अर्निंग होती है, फिर ये पढ़ता भी है और ऐसे दोस्तों को भी। तो वो बड़ा सुनते सुनते आ रहे थे। अब वो उनकी फाइनेंशियली वो अच्छे थे, मतलब वो रहने वाले लाखेरी के थे, उनका यहाँ भी मकान था और शहरों में भी अच्छा फाइनेंस। तो जब वो जाने लगे उन्होंने कुछ नहीं बोला, ऐसे मेरे सर पे हाथ रखा, एक कागज पे पेंसिल से लिखा और बोली ये अपने पास रखना इस शेर को। तो मैंने अपनी टेबल के सामने इसको लगा लिया था। तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान। तदबीर का मतलब बोलता है आपकी करनी, जो आप काम करते हो ना, कर्म जो आपके उसके। तो तदबीर के दस्ते जर्री, दस का मतलब हाथ होता है, तो आपके हाथ की जो करनी है, आई बात समझ। तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, मतलब किस्मत आपकी उसी से चमकेगी, जो आप करोगे उस काम करने के तरीके से ही आपकी किस्मत चमकेगी। समझ में आ गई बात। एंड कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। सो ये तब से मुझे याद है। वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपको खुद करना है, और अगर आपको वो समझ में आ गया तो आई थिंक ये भी कर ही लोगे आप। सुनो ध्यान से। मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस 2r है। बात को ध्यान से समझना। इसको दिया मैंने -q चार्ज, इसको दिया +2q चार्ज। एक काम करते हैं, वो तो फिर पोटेंशियल सेम ही आ जाएगा, उल्टा देते हैं। इसको दिया -2q, उसको दिया +3q चार्ज। अब मजा आएगा। कहानी के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट इसकी सरफेस से आर बाहर है। एक पॉइंट मेरे पास यहां, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है जो इसके सरफेस से r/2 बाहर है। एक पॉइंट सी है जो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है। मुझे एबीसी पॉइंट्स पर फील्ड और पोटेंशियल लिखना है। एबीसी पॉइंट्स पर फील्ड और, अभी रुक जाओ, इसको भी अपन करते हैं साथ में, इसके बाद वाला फिर तुम खुद करना। एक बात बताइए मेरे को, क्या ए पॉइंट पे फील्ड की एट ए, ध्यान से सुनिएगा, ई एट ए, क्या पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे मानोगे? तो सेंटर पे नेट चार्ज क्या हो गया? क्यू। और सुनो, यहां से सरफेस का डिस्टेंस कितना? 2r। तो ये कितना? तो क्या बनेगा? के क्यू बाई 9r²। भाई जो पॉइंट है उससे सेंटर का डिस्टेंस कितना है? 3r ना। तो के क्यू बाई r² होता है ना। तो टोटल चार्ज अब सेंटर पे मानोगे तो -2q + 3q कितना बना? q। तो सेंटर पे कितना चार्ज कंसंट्रेट मानेंगे? ओनली q। द वैल्यू ऑफ फील्ड इज व्हाट? के क्यू बाई r²। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 3r, उसका स्क्वायर 9r²। अच्छा बताइए, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट बी, सॉरी ए, वी ए बताना है। क्या के क्यू बाई 3r हो जाएगा? सिंपल। बोलो भाई। चलिए आ जाइए बी पॉइंट पर। ई एट बी पॉइंट पर 3q वाले की वजह से फील्ड 0 होगा, इसकी वजह से कितना होगा? 2kq बाय 3r/2 का होल स्क्वायर टूवर्ड्स द सेंटर। नहीं समझ में आया, माइनस का फील्ड किधर होता है? टूवर्ड्स द, है ना। सुनो ध्यान से, के क्यू कितना रखूंगा? 2q ना। अरे बोलो भैया। और सेंटर से डिस्टेंस कितना इसका? तो मैं इसको लिखूंगा 3r/2 का होल स्क्वायर। द व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? ये 4 हो जाएगा, 8 बन जाएगा। 8kq बाई 9r² टूवर्ड्स सेंटर। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। -q का चार्ज का टूवर्ड्स द सेंटर होता है, +2 का अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। अच्छा, व्हाट इज द वीबी? कि साहब इसकी वजह से यहां पोटेंशियल माइनस होगा, कितना? -2kq/3r/2 ना। बेटा यहां से डिस्टेंस 3r/2 है ना यार ये, और चार्ज माइनस, माइनस का पोटेंशियल माइनस होता है। उसकी वजह से जितना उसके सरफेस पे उतना ही अंदर ना, उसके सरफेस पे कितना है? के 3 लिख दू, 3kq/2r। आई होप समझ में आ गया होगा।
इस 4 को ऊपर ले जाऊं, बोलो ना यार, क्या बनेगा उसको पहले लिख रहा हूं, 3 KQ/2R माइनस 4 KQ/3R ना, 1/2 माइनस 1/3 1/6, ये अच्छे हो जाएगा ना, ये कितना 9 और वो कितना 8, KQ/6R, तो आंसर इज KQ/6R। ये कहानी क्लियर, कंफ्यूज नहीं रहना है, बताओ भाई, धन्यवाद। सी पॉइंट पे फील्ड क्या है, जीरो, E at C will be zero and V at C will be equal to surface of the both the spheres। तो बताओ अंदर वाले की वजह से कितना, -2KQ/R प्लस 3KQ/2R। हेलो, तो ये माइनस का 2, वो प्लस का आधा, तो माइनस का आधा, -KQ/2R माइनस KQ/2R। नहीं समझ आया, हाँ मान लेते हैं, नहीं आया, बढ़ जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, लोग इस सोल्यूशन को देख रहे हैं या ये लाल कलर से आ रहा है उसको देख रहे हैं। बढ़ जाए पक्का, मैं यहां लिख देता हूं सवाल ना, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है अंदर वाला, नॉन कंडक्टिंग, क्या ये, इसका रेडियस R, इसका रेडियस 2R, हेलो, प्लस क्यू दिया, इसको भी प्लस क्यू दिया, कहानी क्लियर, बोलो ना गरीबों, धन्यवाद। ये R डिस्टेंस पे पॉइंट A है, यहां से R/2 पर पॉइंट B है, और सेंटर से R/2 पर C है। ABC पॉइंट्स पर फील्ड और पोटेंशियल बताना है। AB में कोई समस्या नहीं है, वैसे के वैसे निकालोगे ना, C पॉइंट पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा फील्ड और पोटेंशियल के लिए। उम्मीद है निकाल लिया होगा आंसर। हाँ जी, चलिए आंसर बताइए। ए पॉइंट पे फील्ड कितना, E A पे बताओ, 2KQ बाय टोटल चार्ज 2Q मान लेगा ना, 9R², परफेक्ट, कहानी क्लियर। V@A बताओ, 2KQ/, बहुत बढ़िया। E@B बताओ, सिर्फ इसकी वजह से होगा,
उसका तो फील्ड जीरो हो जाएगा ना वहां। इसकी वजह से कितना होगा, प्लस ही तो है बेटा। तो क्या होगा, के क्यू बाय 9r² बाई 4। यहां से 3r/2 डिस्टेंस है ना। नहीं समझ में आई बात। इस पॉइंट पर उसका फील्ड जीरो है, सिर्फ इसका फील्ड होगा, इसके लिए तो बाहर है ना वो पॉइंट। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए सेंटर पे मान लो चार्ज को, तो 3r/2 का होल स्क्वायर कर देना है। पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल बता दो। चलिए, V एट बी, शाबाश। बाहर वाले की वजह से कितना, KQ/2r। अंदर वाले की वजह से कितना, KQ/3r/2 ना। नहीं समझ में आया, कितना हो गया, 7KQ/6r इज परफेक्ट। बोलो ना, अंदर वाले पॉइंट पर आ जाइए। फील्ड, यहां फील्ड सिर्फ अंदर वाले की वजह से होगा। तो याद है, E एट C बिकम्स KQ/r³ इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू, दिस बिकम्स KQ/2r²। क्या बोलते हो, पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल की बात करते हैं, V एट C, अंदर वाले की वजह से कितना, सुनो ध्यान से, KQ/2r³ 3r² माइनस r²/4। अरे x², इन दोनों को ऐड करने पे नहीं आया। इनका एलसीएम 6 लेगी, इधर करेगी 3, इधर करेगी 4, हो जाएगा 4 3 7। अरे भाई ये किसकी वजह से, अंदर वाले, अभी कहा इसकी पूरी करो पहले। बाहर वाले की वजह से कितना, KQ/2r ना, बस इसको जोड़ लेना। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे रिंग के पोटेंशियल की, हेमिस्फीयर के पोटेंशियल की, और अलग अलग आर्क के पोटेंशियल क्या होते हैं। वो 10 से 15 मिनट का है पूरा कंटेंट, उसको पूरा करेंगे। रिंग के कोएक्सियल वाली प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करेंगे, और फिर जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सवाल आते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ई से वी लाना, वी से ई लाना, वो सारी नोटंकी खत्म कर लेंगे। हेलो, नहीं समझ में आई बात। तो उसके बाद हमारा फिर डाइपोल बचेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।